Hello friends, welcome back to my channel. I'm Manisha Budulwar and you're watching NCRT Solution. So friends, in today's video we will see some other topics from the microorganism friend and foe. So the first one is where do these microorganism live? यानी ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कहाँ पे जीवित रहते हैं? Okay, so the microorganism are present almost everywhere on the earth. ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो ऑलमोस्ट अर्थ पे सभी जगह पे पाए जाते हैं, सभी जगह पे जीवित रहते हैं. They are observed in all the three habitats like land, water and air. वो जमीन पर, पानी में, हवा में सभी जगह पे जीवित रहते हैं. They are even observed in some harsh conditions such as high temperature zones, that is volcano, extremely cold climates, desert and marshy lands. तो कुछ हार्श कंडीशंस होते हैं सच एज वोल्केनो. तो ये जो वोल्केनो होता है बच्चों, इसमें से जब लावा बाहर पड़ता है तो उसका टेम्परेचर लगभग 700 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस होता है. दिस इज प्रिटी हाई. तो इस तरह के टेम्परेचर्स पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जीवित रहते हैं. द सेकंड वन इज डेजर्ट, यानी जहाँ पे शून्य से कम टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री से कम, यानी जहाँ पे माइनस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, यहाँ पे भी सूक्ष्मजीव रहते हैं. देन द डेजर्ट्स एंड द मार्शी लैंड्स यानी दलदल, जहाँ पे बहुत सारा कीचड़ ही कीचड़ रहता है, इन सभी जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव करते हैं. Okay, the next one is microbes. Microbes are also being observed inside the body of living organism, including human being. यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल्स हो, इंक्लूडिंग ह्यूमंस हो, हमारे बॉडी में भी वो जीवित रह सकते हैं, हमारे बॉडी में भी वो पनाह ले सकते हैं. अमोइबा लिव्स अलोन and freely while fungi and bacteria lives in colony. बच्चों ये जो अमीबा हमें पता है ना, सबसे पहले अमोइबा ही आया था. तो ये जो अमोइबा है वो जो सिंगल सेल होता है. ओके, तो ये जो अमोइबा है वो अकेला रहता है, फ्रीली रहता है. वाइल द फंजाई, जो जैसे कि हमें पता है फंजाई समथिंग लाइक दिस, दीज आर लिव्स इन ग्रुप्स यानी कॉलोनीज. ये जो बैक्टीरियाज और फंजाई होते हैं कॉलोनी में, मतलब इकट्ठे रहते हैं. ओके, नाउ द next is the microorganisms and us. Microorganism plays an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some other are harmful and causes diseases. Okay, तो ये जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, ये हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उसमें से कुछ हमें फायदेमंद भी होते हैं, बट कुछ हार्मफुल होते हैं जिसके कारण कुछ डिसीजेस भी हो सकते हैं. तो हम सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो हमारे फ्रेंड्स है, मित्र है. दे आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेस इंक्लूडिंग कर्ड, ब्रेड एंड केक. तो ये जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल है जो लैक्टोबैसिलस. ये जो होता है कर्ड बनाने में मदद करता है, और कुछ अलग अलग होते हैं जिससे ब्रेड और केक भी बनते हैं. ओके, दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप of the environment by acting as a biofertilizers and the decomposers. सो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पर्यावरण को स्वच्छ करने में भी हमारी मदद करते हैं एज बायो फर्टिलाइजर्स एंड डिकम्पोजर्स. तो इसमें एक एग्जांपल है द ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज वेजिटेबल पील्स, रिमेन ऑफ एनिमल्स, पीसेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू यूजेबल एंड हार्मलेस सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया. तो बच्चों जो कुछ वेजिटेबल पील्स होता है यानी सब्जी के छींटे होते हैं, रिमेन ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों के अवशेष होते हैं, और फीसेस यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये सब कुछ बैक्टीरिया के मदद से सड़ाया जाता है यानी डिकम्पोज किया जाता है, और जिससे यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ यूजेबल एंड हार्मलेस पदार्थ बनते हैं. तो बच्चों इसका सिंपल सा एग्जांपल यहाँ दिया गया है. दे आर यूज इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय द नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो बच्चों आपको सबसे पहले एक बता दूं कि हमारे अर्थ में लगभग 78% नाइट्रोजन होता है एयर में. ओके, तो ये
जमीन में जो हमारे पौधे पौधे होते हैं, ओके, उसके ऐसे रूट्स पहले होते हैं, तो ये रूट्स की यहाँ पे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एयर से जो नाइट्रोजन होता है वो एब्सॉर्ब करते हैं और उस नाइट्रोजन को सॉलिड कंपाउंड में कन्वर्ट करके उसे मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। ओके, इससे इसकी वजह से क्या होते हैं, मिट्टी फर्टाइल होती है बच्चों। तो इसकी वजह से हमारा जो पौधा होता है वो नेचुरली अच्छे से ग्रो करता है, न्यूट्रिएंट रिच रहता है। ओके, ये भी बहुत बड़ा यूज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। सो अब हम देखेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड। ओके, कर्ड contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. It multiples in milk and convert it into curd. तो बच्चों, सिंपल सिंपल से बता दूं कि कर्ड कैसे बनता है। कि हमने मिल्क ले लिया, मिल्क को उबाला, उसको थोड़ी देर बाद थोड़ा हल्का सा ठंडा करने के बाद उसमें थोड़ा सा अगर हमने कर्ड डाल दिया और रात भर उसको वैसे ही ढक के रखा और मॉर्निंग में देखा, तो हमें हमारा कर्ड अच्छे से बना हुआ मिल जाएगा। तो ये कैसे बनता है? तो बच्चों, ये जो कर्ड होता है उसमें सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और उसमें से ये जो लैक्टोबैसिलस होता है ना, वो क्या करता है, हमारे जो ये जो बैक्टीरिया होता है वो कर्ड कर्ड के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, यानी इसकी वजह से ही कर्ड फॉर्म होता है इन द किस में से, मिल्क से। ओके, सो ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है, मिल्क में हम जब कर्ड डालते हैं तो वो उसका मल्टीपल करता है। अगर अगर हमारे कर्ड में एक लैक्टोबैसिलस हुआ, बट हमने अगर उसको कर्ड में डाला तो वो क्या करता है, मल्टीपल उसके मेंबर्स बढ़ा देता है, हमारे नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ लैक्टोबैसिलस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वो दूध फट जाता है और उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, कर्ड मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे एक सिंपल से एक्टिविटी। ओके, इस एक्टिविटी में टेक 1/2 kg फ्लोर ऑफ आटा और मैदा, एड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। हमें क्या करना है, एक 1.5 kg आटा और मैदा लेना है। बच्चों, ये प्रोसीजर है ब्रेड बनाने की। ओके, तो इसमें क्या, 1/2 kg ऑफ आटा और मैदा लेना है और इसमें कुछ शुगर ऐड करना है हमें। और शुगर ऐड करने के बाद उसमें कुछ वार्म वाटर मिक्स करना है। ओके, तो इसके बाद add some amount of yeast powder and knead to make a soft dough। इसके बाद क्या करना है, हमें उसमें ईस्ट पाउडर, यानी कोई ईस्ट पाउडर ले लो, आप बेकिंग पाउडर ले लो, बेकिंग सोडा ले लो, ये उसमें मिला दो और उसको अच्छे से उसका डो बना लो, उसको गूंथ लो अच्छे से। तो बच्चों, हम जब ये ईस्ट पाउडर होता है ना, ये ईस्ट पाउडर हम जब मिक्स करते हैं तो ये ईस्ट क्या करता है, हमारे शुगर के साथ रिएक्ट होता है और इसकी वजह से फर्मेंटेशन होता है। ओके, फर्मेंट होता है। तो फिर इसकी वजह से, फर्मेंट होने की वजह से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हमारा जो डो होता है, हमारा जो गुथा हुआ आटा होता है, उसमें बबल्स के फॉर्म की जैसे वहां पे मिक्स हो जाता है। तो उसकी वजह से हमें हमें हम देख सकते हैं यहाँ के कि रेज मैदा, यहाँ पे मैदा जो होता है वो फूला हुआ दिखता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द CO2 विच इज रिलीज बाय द रिएक्शन ऑफ yeast एंड द शुगर। ओके, तो जब कभी हम, अभी ये तो बन गया, तो बाद में हम जब इसे बेक और फ्राई करेंगे तब ये जो CO2 होता है वो रिलीज हो जाता है, यानी निकल जाता है, और हमारा जो ब्रेड होता है वो हमें फ्लफी और सॉफ्ट मिलता है। ओके, तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हम अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कमर्शियल यूज देखेंगे, जिसमें मेडिसिन और वैक्सीन्स में वो कैसे मदद करते हैं, और सम हार्मफुल बैक्टीरियाज भी, सॉरी, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी देखेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।